का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। अब पॉइंट ये है कि दो पेरोक्साइड बॉन्ड या दो से ज्यादा पेरोक्साइड बॉन्ड क्यों नहीं डाल सकते, ये एक छोटा सा सवाल होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। पेरोक्साइड बॉन्ड काफी वीक नेचर का होता है, तो ये आराम से ब्रेक कर जाता है। मतलब जैसे ना, एक रस्सी है बेसिकली, तो रस्सी बहुत वीक नेचर का है यहाँ पे। उसके पीछे रीजंस हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बट रस्सी काफी वीक नेचर का है, तुरंत ब्रेक कर जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड एक तो बना देते हैं, बट दो तरफ अगर वीक रस्सी होगा तो पूरा मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब जब भी कभी हम लोग एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में इन जनरल हम लोग ट्राई करते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेंथ है। जितने हर एक एटम्स के बॉन्डिंग के टाइम पे स्ट्रेंथ होता है, मॉलिक्यूल वाला पार्ट उतना ही स्टेबल होता है। अगर बहुत वीक बॉन्ड होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑलमोस्ट जैसे कि बहुत पतला रस्सी है तो बहुत लंबा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा ब्रेक करने की टेंडेंसी में रहेगा। जब भी पतला रस्सी है तो ब्रेक करने की टेंडेंसी में रहेगा। तो इस केस में एक पेरोक्साइड बॉन्ड तो फिर भी एडजस्ट कर लेगा मॉलिक्यूल, बट दूसरा पेरोक्साइड बॉन्ड मतलब वीकनेस बहुत ज्यादा घटा रहा है। कभी भी बॉन्ड वीक नेचर का होगा मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। तो जितना वीक बॉन्ड उतना अनस्टेबल मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकता है। तो इस केस में ये मॉलिक्यूल वाला पार्ट अनस्टेबल नेचर का निकल के आएगा अगर दो या दो से ज्यादा पेरोक्साइड बॉन्ड रखते हैं तो इसलिए हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। इस एक चीज का ध्यान रखने का है। बाकी एक एक चीज बना सकते हैं, H2SO5 का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, इसको बनाने में दिक्कत नहीं है। इसके डाउट के अलावा हम लोग को फिर लास्ट क्लास में पता नहीं होमवर्क दिए थे कि नहीं दिए थे, कुछ हमको ध्यान नहीं है। एक और क्वेश्चन। बोलो सर, तो अगर P4O10 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सर एक पेरोक्साइड बॉन्ड तो हो गया, सर लास्ट वाले ऑक्सीजन को कहाँ एडजस्ट करेंगे? P4O10 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया। पेरोक्साइड बॉन्ड तो कहीं से नहीं आया P4O10 में। सर बन सकता है ना एक? बन सकता तो है एक, बट होता नहीं है P4O10 में। हम तुम लोगों को बस उतना लेविस स्ट्रक्चर के सीखने के लिए नहीं बोले थे, हम लोग कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सीख ले तो बहुत अच्छी बात है। P4O10 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें एक भी पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है अगर ढंग से देखो तो। सर बनाते ये वक्त क्या बीच किए? से एक ऑक्सीजन उठा के एक नहीं बना सकते पेरोक्साइड नहीं बॉन्ड? नहीं नहीं बना सकते हैं। इसमें एक फास्फोरस ऐसा है, एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन है, और उसके बाद जो एक और ऑक्सीजन है ये केवल ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट से अटैच्ड है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, जहाँ पे क्रॉस है वहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। ऊपर वाला बॉन्ड सीधा नीचे से अटैच्ड है, मतलब टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है। ऐसा होता है फास्फोरस वाला पार्ट। मतलब एक फास्फोरस का ऑक्सीजन इस टाइप का एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा हम लोग ऐसा मान लो कि यहाँ एक फास्फोरस है तो इस टाइप से ऑक्सीजन वाले पार्ट को पीछे के फास्फोरस से अटैच कर रखे होता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है। और ये चारों के चारों जो फास्फोरस वाले पार्ट है, इसको थोड़ा हम साइड से शो कर रहे हैं ऐसा। ये जो फास्फोरस वाले पार्ट है ये इस टाइप का एग्जिस्ट करता है। थोड़ा ध्यान रखने का इस चीज को। और कोई डाउट किसी को? बड़ा भारी भारी डाउट पूछते हैं यार तुम लोग, क्या हो गया आजकल के 90th के लोगों को बताओ। हम सोचते थे कि सब बच्चा है, बच्चा तो रहा नहीं सब। हम अभी रिसेंटली कोरा पे कुछ कुछ आंसर्स वगैरह मतलब लिखा करते हैं। मतलब पहले भी लिखा करते थे, बहुत पहले लिखते थे, 2016 में कुछ कुछ आंसर्स लिखे थे। अभी रिसेंटली हम बहुत सुबह अर्ली उठना शुरू कर दिए, तो हम कोरा पे आंसर्स लिखना शुरू किए। तो आंसर्स में जैसे कोरा का जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से काम करता है कि जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे तो उस आंसर के अंदर जो भी कीवर्ड्स है, जो भी वर्ड्स हम टाइप किए, उन वर्ड्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आएगा तो वो आपको शो करेगा। ये नॉर्मली लिखने का तरीका होता है। तो उसमें सजेशन शो कर रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन का सजेशन। मतलब जैसे जैसे आप आंसर लिखना शुरू करेंगे आपको नंबर ऑफ सजेशन बढ़ते मिलते चले जाएंगे। उसमें हम पिछले 3-4 दिन से एक सर्टेन टाइप का सजेशन देख रहे हैं सब लोग का, यही चीज कि क्लास 9th में जेई का तैयारी कैसे करें, क्लास 9th में जेई का तैयारी कैसे करें, क्लास 9th में जेई का तैयारी करें कैसे करें, क्लास 9 से जेई का तैयारी कैसे करें। क्लास 10th में एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि 10th क्लास में, अभी मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ लेकिन मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, तो हम बाकी अपने फ्रेंड से पीछे हो गए, हम उसको कवर करने के लिए जेई का तैयारी कैसे करें।
मतलब बहुत आगे आने वाले टाइम में बहुत एक्सट्रीम तुम लोग के साथ ये होने वाला है सिचुएशन। आगे आने वाले नियर अबाउट 1 2 साल 3 साल में जो जेई एडवांस का कट ऑफ है मेरे हिसाब से नियर अबाउट 45% चला जाएगा। 45% जेई एडवांस में बहुत ह्यूज स्कोर है। 45% हम लोग सोचा भी नहीं करते थे कि ऐसा हम लोग स्कोर कर लेंगे। किस्मत अच्छा होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। बट सबको ऐसा लगता है कि अभी एक फिगर है कि हम लोग, जैसे मेरे टाइम पे 25 से 30% कट ऑफ हुआ करता था हमेशा, 25 से 30%। और अभी 30 से 35% के अराउंड कट ऑफ नॉर्मल ही रहता है। पेपर इस बार बहुत डिफिकल्ट था तो भी 32 या 33% के अराउंड कट ऑफ है। और 1 2 साल में ये चीज बढ़ने वाला है और 40 से 45% डेफिनेटली होने वाला है। और नीट में 600 स्कोर अब कम पड़ गया है। मतलब ये तो खैर किस्मत की बात है। इस साल 3 मेडिकल कॉलेजेस बंद हुए हैं झारखंड में। लास्ट ईयर ही शुरू हुआ था वो सब, और तीनों का वो जो क्या बोलते हैं मान्यता, लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि वो लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। एक तो दुमका में है, एक हजारीबाग में, एक और पता नहीं कहाँ पे था। उन तीनों मेडिकल कॉलेज का वो लाइसेंस रद्द कर दिया। मतलब झारखंड में सीट्स बहुत ही कम है, बहुत एक्सट्रीम कम है। तो जो स्टूडेंट लोग उसको 603 नंबर पे, तो 603 मार्क्स बहुत एक्सट्रीम हाई मार्क्स है लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में, उससे पहले साल के रिस्पेक्ट में। बट इस साल पता नहीं कि 603 पे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चांसेस कम दिखाई दे रहा है। 603 नंबर हो गया, 606 नंबर हो गया, बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग सजेशन देंगे किसी को, अगर वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल मिल सकता है ना तो इंतजाम कर लो। वेस्ट बंगाल में तुम लोग को आराम से 520 530 नंबर पे भी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बिहार में और झारखंड में, बिहार में फिर भी थोड़े ज्यादा कॉलेजेस हैं, झारखंड में और भी कम है। तो झारखंड में सीट्स कम होने की वजह से और ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगा। तो जो मेडिकल लेने वाले हैं उनको और एक्सट्रीम मेहनत करना पड़ेगा, बहुत एक्सट्रीम मेहनत। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। फिर लास्ट सर क्लास एक में क्या और पढ़ा था? क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो होता है वो सर उल्टे डायरेक्शन में क्यों होता है? कहाँ कहाँ से पढ़ लिए भाई, इतना भारी भारी चीज अभी तक सर तो पढ़ा ही नहीं है तुम एसपीडीएफ लोग का को। स्ट्रक्चर में दिया हुआ था। कहाँ एसपीडीएफ पढ़ ली तुम? सर पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ ली ये तो बता। सर पापा इस... पढ़ा रहे थे। अरे भाई साहब एसपीडीएफ पढ़ के बैठ गई तुम। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाने वाले हम लोग। फिर से एक बार सवाल बोलो। एस ऑर्बिटल में, एक सर ऑर्बिटल जैसे में। सर कोई भी ऑर्बिटल है उसके सबशेल में सर हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स अगर सर पूरे फील्ड है, हाँ, तो सर ये स्ट्रक्चर उल्टा क्यों होता है? मतलब सबशेल उल्टे स्पिन में में क्यों? सबशेल में इलेक्ट्रॉन उल्टे स्पिन में नहीं होता, एक ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इस तरीके का चीज है। एक शेल होता है, शेल के अंदर सबशेल होता है। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे ना कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स हुए, तो बिल्डिंग को हम लोग शेल बोलेंगे, फ्लोर्स को हम लोग सबशेल बोलेंगे। और हर एक फ्लोर पे रूम्स होते हैं, उन रूम्स को हम लोग ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। तो एक शेल के अंदर हमेशा सबशेल होगा, उस सबशेल में इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में होगा। इन जनरल ऐसा ही होता है कि अगर एक सबशेल है, जैसे ये तीनों पार्ट मिलाकर के एक सबशेल है, एक फ्लोर है बेसिकली ये, तो एक सबशेल के एक रूम में, दूसरे रूम में, तीसरे रूम में इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का है। बाकी लोग जिनको स्पिन का आइडिया नहीं है वो ऐसा समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग ऐसा एरो से दिखा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन आइदर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होता है। मतलब अपने एक्सिस के लॉन्ग आइदर क्लॉकवाइज, जैसे मेरा पेन है मेरे हाथ में, तो ये पेन वाला पार्ट आइदर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। मतलब कि हमेशा रोटेशन करता है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को मेजर करने के जो हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली, इस चीज को हम लोग स्पिन बोला करते हैं। एक्चुअल में स्पिन नहीं बोलते, इस चीज को हम लोग एक नंबर से प्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, और इस चीज को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और ऐसा बोला जाता है जैसे ना कि चार्ज का वैल्यू हम लोग लेते हैं तो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन का जो वैल्यू है ये हाफ होता है, लेकिन दो वैल्यू के साथ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर वाला चीज है ये हमेशा दो ही होगा, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज है। और ऐसा बोला जाता है कि जैसे एक बिल्डिंग के एक फ्लोर के एक रूम में, इस चीज को हम लोग ऑर्बिटल बोल सकते हैं। बिल्डिंग का मतलब शेल हो गया, शेल के अंदर जो फ्लोर है उस चीज को हम लोग सबशेल बोल सकते हैं, और सबशेल के अंदर जो रूम्स हैं उन चीजों को हम लोग ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं।
और ये ऑर्बिटल को हम लोग अपने थ्योरेटिकल पार्ट में एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एक रूल है जो हम लोग को डिस्कशन भी करना होता है, वो तुम लोग को पढ़ाया जाएगा अभी। निहार सर वो टॉपिक शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे एक रूल है। मतलब बेसिकली रूल है, लॉजिक नहीं है कुछ कि ऐसा क्यों है। एक चीज है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक अगर प्लस स्पिन के साथ है, प्लस स्पिन को अपवर्ड एरो से दिखाया जाता है, तो एक डाउनवर्ड एरो मतलब निगेटिव स्पिन के साथ क्यों होगा। इसका एक लॉजिक बोला जा सकता है, जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब 2 पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन करेंगे, 2 नेगेटिव चार्जेस रिपल्शन करेंगे, एक प्लस और एक माइनस चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है या अपवर्ड है, तो दूसरे का स्पिन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों एक साथ रह पाएगा। तो इसलिए अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों मस्ट बी इन अपोजिट स्पिन। पहला चीज हम लोग ये बोलेंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रख सकते। तो क्यों नहीं रख सकते, कोई रीजन नहीं है, रूल है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रखते हैं। और गुड आउट। सब तुम लोग 9 से पढ़ लो, बढ़िया चीज है यार, सब पढ़ पढ़ के खत्म कर जाओ। 11 12 में खेलना खेलना सर कूदना। जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है? नहीं, ये नहीं बता रहे, ये तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया जाएगा। जैसे बाकी एलिमेंट्स का निकालते वैसे जेनॉन का निकालो, अगर बाकी एलिमेंट्स का निकालने आता है तो। सर बाकी का तो निकल गया, में बहुत बाकी, प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, हीलियम का आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। क्या होता है? नियोन का इलेक्ट्रॉनिक सर कॉन्फ़िगरेशन? आवाज आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। हेलो। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ सर। सर आर्गन का हम बताते हैं सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बाकी लोग टेंशन में आ रहे हो कि चल क्या रहा है, कहाँ कहाँ से क्या पढ़ पढ़ के आ गई ये। सर इसके चलो, बाद का मेरे को नहीं आता है नोबल गैस में। बाकी लोग भी थोड़ा ध्यान दो। एक छोटा सा चीज बता रहे हैं, ये तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में आएगा। हीलियम वाला पार्ट सबसे पहले लाइन में होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल अगर देखा होगा कभी पलट के, तो उसमें जैसे इस तरह का कुछ शेप है हम लोगों के पास, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम होता है और यहाँ वाले पार्ट में हीलियम एटम होता है। तो ऐसा जो हम लोग शेप कंसिडर कर रहे हैं बेसिकली, इस केस में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, इन चीजों को हम लोग रो बोल सकते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं इस चीज को हम लोग कॉलम बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन है उसको पीरियोडिक टेबल में हम लोग ग्रुप भी बोला करते हैं। ये चीज, ये चीज, ये चीज, जो वर्टिकल लाइन है पूरा, इस चीज को हम लोग ग्रुप बोला करेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पार्ट है, इस चीज को हम लोग पीरियड बोला करते हैं। बोलने का एक तरीका है। तो एक चीज बस यहाँ पे कंसिडर करना होता है हम लोगों को। नॉर्मली जो पीरियोडिक टेबल को अलॉट किया गया है, या फिर जो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ है, वो फॉर्मेशन वैलेंस शेल के हिसाब से हुआ है। वैलेंसी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं शायद से, तो इसलिए वैलेंस शेल के हिसाब से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो इसमें जैसे एक चीज है कि हीलियम में, हीलियम नोबल गैस होता है, तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। नियोन भी नोबल गैस है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, 2s में 2 कॉन्फ़िगरेशन, 2p में सॉरी 2p में यहाँ पे 6 कॉन्फ़िगरेशन। तो 2s2 2p6 ऐसा बोल सकते हैं। आर्गन जस्ट उसके नीचे एलिमेंट आता है थर्ड पीरियड में। तो यहाँ वाले पार्ट में, ये पार्ट अंदर वाला छोड़ दो, बाकी बाहर वाले पार्ट में 3s2 3p6 है। अंदर क्या है, अगर इस चीज को छोड़ दे हम लोग, तो फोर्थ वाले पार्ट में आर्गन के बाद हम लोगों का क्रिप्टन आता है। क्रिप्टन में अंदर का पार्ट क्या होगा, इससे अभी हम मतलब नहीं रख रहे हैं। ये तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमको जब सिखाया जाएगा, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होगा उसमें सिखाया जाएगा। बट बाहर के पार्ट में जब थर्ड पीरियड था, तो यहाँ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, spdf में spdf, इस तरह का ये सब ऑर्बिटल्स होता है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, जब 4 में जाएंगे तो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 4p में 6 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। सर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बोल रहे थे बार बार। जब उसके नीचे जेनॉन में जाएंगे, तो जेनॉन वाले पार्ट में अंदर कुछ भी रहे, इससे अभी मतलब नहीं है। बट 4 वाले पार्ट की जगह पे फिफ्थ पीरियड में गए, तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p में 6 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। इस चीज को हम लोग वैलेंस शेल बोला करते हैं। ये वैलेंस शेल हो गया।
इन सब चीजों को हम लोग वैलेंस शेल बोला करते हैं। किसी भी एक ग्रुप के अंदर जो वैलेंस शेल वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर टाइप का होता है। जैसे मान लो कि अगर नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट्स निकल के आते हैं। फ्लोरीन में सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है बेसिकली। फ्लोरीन वाले पार्ट में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। अगर हम लोग फ्लोरीन के नीचे थर्ड पीरियड में चले गए क्लोरीन में, तो क्लोरीन वाले पार्ट में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 हो जाएगा। अगर क्लोरीन के जगह पे ब्रोमीन में चले गए फोर्थ पीरियड, तो इस केस में 3s2 के जगह पे 4s2 4p5 हो जाएगा। और ब्रोमीन वाले पार्ट के बाद जब आयोडीन में जाएंगे तो उस केस में 5s2 5p5 कंसिडर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही नॉलेज सफिशिएंट है। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने को मिल सर जाएगा। आप इतना मदद किए, थैंक यू सर। एक लास्ट, जेनॉन का कोवैलेंसी कितना होगा? नहीं बताएंगे हम। कोवैलेंसी वर्ड कहाँ से सीख ली? तो हम तो पता ही नहीं है, तो हम बताएंगे भी नहीं। ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे, काहे सर इतना हम अर्ली पढ़ पढ़ना रहे है? थे अपनी कजिन के साथ बैठ के, तो वो 11th क्लास में है क्या? यस सर। अरे तो 11th क्लास की चीज अभी क्यों पढ़ने लग जाएंगे? पढ़ने का एक तरीका है ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। सर बस नंबर बता दीजिए सर। कौन से एलिमेंट का? जेनॉन का सर। जेनॉन का कोवैलेंसी 2 4 6 8 4 होगा। थैंक यू सर। चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग अल्कीन अल्काइन वाला पार्ट का डिस्कशन किए थे। तो अल्कीन अल्काइन वाले पार्ट में, हाँ सर आपसे एक डाउट पूछा था सर कि एक एटम कितना बॉन्ड्स बनाएगा, उसके वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कब डिपेंड करेगा, वो कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? बड़ा सिंपल सा चीज है। अगर एटम सेंटर में है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब होगा, वैलेंसी से मतलब होगा, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही मतलब होगा। अगर एटम बाहर है तो उससे केवल हम लोगों को वैलेंसी से मतलब होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। अंदर वाले में दोनों से मतलब रहेगा, अंदर वाले में दोनों चीजों से मतलब रहेगा, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों से। बाहर वाले में हम लोगों को वैलेंसी से मतलब रखेगा। और ये वैसे मतलब कोई लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है केवल जो हम बता रहे हैं। ऐसा कोई थ्योरेटिकल कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं वो इसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम ये ट्रिक बता रहे हैं तुम लोगों को। लास्ट क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाए थे। लास्ट क्लास 2 वीक पहले हो गया था, लास्ट वीक हम लोग का क्लास कैंसिल हो गया था दिवाली ईद की छुट्टी में। तो इस केस में पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हम लोग नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन वाला पार्ट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल मेंशन कर चुके थे। और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल वाले पार्ट को मेंशन करने के बाद हम लोगों को नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे आना है। ठीक है, तो हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आने से पहले कुछ कुछ छोटा छोटा रूल्स है, उन रूल्स वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते पहले। 1 मिनट। आज हम लोगों का अल्कीन अल्काइन का और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इस केस में लेक्चर नंबर 6 नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन अल्काइन एंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, चलो ध्यान दो। जैसे कुछ रूल्स हम लोग नंबरिंग का मेंशन कर ही चुके थे, नंबरिंग वाले पार्ट के अलावा हम लोग मतलब पेरेंट चेन का सिलेक्शन का रूल मेंशन कर चुके थे, नंबरिंग वाले पार्ट का रूल मेंशन कर चुके थे। कुछ कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। पॉइंट नोट करते चले जाओ सारे के सारे। पहला पॉइंट, फॉर अल्कीन इन सफिक्स एंड फॉर अल्काइंस आइन सफिक्स। और सफिक्स वाले पार्ट में हम लोग प्राइमरी सफिक्स की बात कर रहे हैं। आइन सफिक्स इज एडेड आफ्टर द वर्ड रूट। जो हम लोग का वर्ड रूट है उसके बाद हम लोग जैसे अल्कीन लिखते थे, अल्क के बाद एन, तो अल्क के बाद इन लिखेंगे या फिर आइन वाला पार्ट लिखेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। पहला पार्ट। सेकंड पॉइंट, पोजीशन इज ऑलवेज रिटन along with
द इन और आइन सफिक्स। जब भी कभी हम लोग अल्कीन लिखना शुरू करेंगे तो हमेशा हम लोग इन आइन के पहले पोजीशन लिखा करेंगे। जैसे हम लोग इस तरीके से नोमेनक्लेचर लिखते हैं, 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 2 इन। मतलब जो इन है, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड उस पेरेंट चेन में कौन से पोजीशन पे है, ये चीज लिखने के लिए, ये चीज डिनोट करने के लिए हम लोग पोजीशन लिखा करते हैं। 2 ब्यूटेन पुराना कन्वेंशन लिखने का, पहले इस तरीके से लिखा जाता था, बट अब इस तरीके को पार्ट हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है। अगर सिंपल ब्यूटीन है तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर मान लो उसमें सब्स्टिट्यूएंट हुआ या कुछ और हुआ तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए नॉर्मली हम लोग इस तरीके को ही फॉलो करते हैं, पहला तरीका उतना फॉलो नहीं करते हैं। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग जब भी अल्कीन अल्काइन लिखेंगे, मतलब E9 लिखेंगे, तो इन और आइन से पहले हम लोग पोजीशंस को जरूर मेंशन किया करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट। सर थोड़ा सा ऊपर करिए तो। उसके बाद थर्ड पॉइंट मेंशन करना, इफ मोर देन वन alkene or alkyne unit is present, then जैसे हम लोग ब्रोमो वाले पार्ट में या क्लोरो वाले पार्ट में जब 2 सब्स्टिट्यूएंट था तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज कर रहे थे, तो सिमिलर टाइप से यहाँ पे देन डाई ट्राई टेट्रा, 5 के लिए पेंटा हेक्सा, इस टाइप से वर्ड यूज कर सकते हैं। डाई ट्राई टेट्रा will be used but in this case A is added। एक छोटा सा कोई डाउट पूछा था शायद से, उस टाइम पे मेंशन भी किए थे, A is added after the word root। एक छोटा सा रूल है जिस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे हम लोग ऐसा लिखते हैं नोमेनक्लेचर में, ब्यूट 2,3 डाइइन, मान लो ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, ब्यूट 2,3 डाइइन, ऐसा एक नोमेनक्लेचर है। तो अगर हम लोग के अल्कीन में 2 अल्कीन दे रखा तो वहां पे हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करेंगे तो वर्ड रूट के आगे, वर्ड रूट मतलब केवल ब्यूट हो गया, मिथ इथ पेंट ब्यूट, इस तरह का जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, मतलब सॉरी मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, इस टाइप से जो वर्ड यूज करते थे हम लोग, उसमें ये ब्यूट वाला पार्ट वर्ड रूट है। तो अगर हम लोग का 2 डबल बॉन्ड या 3 डबल बॉन्ड बेसिकली डाई ट्राई टेट्रा अगर यूज कर रहे हैं इस तरह का पार्ट, तो हम लोग इस केस में जो वर्ड रूट है, मीटिंग की विंडो हो गया, इस वर्ड रूट के आगे हम लोग यहाँ पे ए लगा देंगे। मतलब हम लोग के नोमेनक्लेचर में केवल ब्यूट 2,3 डाई इन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ब्यूटा 2,3 डाई इन वर्ड यूज करना होता है। इस एक चीज का या रूल का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, और इतना रूल सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आराम से मूव कर सकते हैं। तो 3-4 एग्जांपल्स हम तुम लोगों को मेंशन करके बता रहे हैं, और इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है। अपने कॉपी में, नोट्स कॉपी में जो भी रूल्स लिखाए थे उनको देख लेना आराम से, ताकि एक एक पार्ट आराम से फॉलो करते चले जाए। ऐसे एग्जांपल वाले पार्ट में आते हैं। मान लो अगर ऐसा सवाल दे रखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो इस केस में पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं। यहाँ 2 ही तो कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब यही पेरेंट चेन होगा, तो ये पेरेंट चेन हो गया। और एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है 2 कार्बन के बीच में, तो नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस केस में डबल बॉन्ड और कहीं जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 या ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं इथ, और इथ वाले पार्ट के हम लोगों के पोजीशन में 1 इन डालो या फिर सीधा यहाँ पे इथीन लिख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पे डबल बॉन्ड रह सकता है, तो नंबरिंग चेंज ही नहीं हो पाएगा। तो सीधा हम लोग इथ 1 इन या सिंपली इथीन मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर सकते हैं। ये हम लोग पहले एग्जांपल में कंसिडर कर सकते हैं। मान लो अगर ये एग्जांपल है तो तुमको ज्यादा अच्छा से इंसाइट मिलेगा कि हम लोग पोजीशन क्यों मेंशन करते हैं। मान लो ये कंपाउंड है,
तो पेरेंट चेन यहाँ पे आपको एक ही दिखाई दे रहा, ये हम लोग का पेरेंट चेन होना चाहिए, मतलब लंबा कार्बन चेन ये पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन वाला पार्ट तो डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर एक पाई बॉन्ड है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई मत करना। एक पाई बॉन्ड में सिंपली जिस साइड से जाने पे नंबरिंग लोअर मिलेगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे, जो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में करते थे कि जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलता हो। तो अगर एक पाई बॉन्ड हुआ तो जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा, इस चीज को हम लोग सीधा अप्लाई करते हुए काम करेंगे। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी यही फॉलो करेगा आराम से। तो इस केस में हम लोग लेफ्ट साइड से अगर काउंटिंग शुरू करें तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, जबकि राइट साइड से अगर काउंटिंग शुरू करें तो थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग नीचे वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे, या फर्स्ट वाले पार्ट को फॉलो करेंगे। तो हम लोग का 4 का कार्बन चेन है, 4 के कार्बन चेन का मतलब हम लोग वर्ड रूट ब्यूट यूज कर सकते हैं। ब्यूट के फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब कार्बन नंबर 1 पे अल्कीन है तो ब्यूट के साथ 1 और उसके बाद हम लोग ई मेंशन कर सकते हैं। और अभी के लिए बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है तो 1 ब्यूटीन भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि हम लोग क्यों पोजीशंस को मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो ये कंपाउंड है CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो इस केस में एक चीज सोच के ये देखो कि पहले वाले केस में भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, पहले वाले केस में भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला पार्ट सेम है, तो अगर दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा? आखिर कहाँ से डिफरेंस क्रिएट करें हम लोग? तो डिफरेंस में एक चीज दिख रहा है कि पहले वाले केस में पाई बॉन्ड एकदम बिल्कुल स्टार्ट से था, जबकि दूसरे वाले केस में पाई बॉन्ड बिल्कुल बीच में दे रखा है। तो अगर हम लोग पाई बॉन्ड वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करें तो उस केस में पाई बॉन्ड का पोजीशन क्योंकि चेंज हो गया, तो आराम से हम लोग उस पाई बॉन्ड के पोजीशन के वेरिएशन को डिनोट करने के लिए पोजीशन वाला पार्ट मेंशन करते हैं। नीचे वाले केस में 4 का कार्बन चेन है ब्यूट, और क्योंकि ये कार्बन नंबर इधर हम लोग लेफ्ट से नंबरिंग शुरू करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा, राइट से नंबरिंग शुरू करेंगे तो भी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा। तो इस केस में हम लोग के ब्यूट के सेकंड पोजीशन पे इन है, तो इस केस में आराम से ब्यूट टू इन लिख सकते हैं या फिर 2 ब्यूटीन वर्ड मेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में, मतलब कंपाउंड नंबर 2 में और कंपाउंड नंबर 3 में पाई बॉन्ड का पोजीशन थोड़ा अलग अलग हो गया। तो पाई बॉन्ड के अलग अलग पोजीशंस को मेंशन करना डेफिनेटली जरूरी होगा, वो हम लोग उस पाई बॉन्ड के पोजीशन से डिनोट कर सकते हैं, इसीलिए नंबरिंग करना मस्ट चीज होता है। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करना है, तो पहला काम क्या करना है, तो अपने को पेरेंट चेन डिसाइड करना होता है। अगर हम लोग पेरेंट चेन वाला पार्ट डिसाइड करेंगे तो इस केस में जो लास्ट क्लास में रूल्स मेंशन किए थे उसमें ऐसा कुछ मेंशन किए थे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन इट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए जिसमें मैक्सिमम अनसैचुरेशन, मतलब पहले मैक्सिमम अनसैचुरेशन देखेंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो इस केस में एक ही अनसैचुरेशन है कंपाउंड में, तो अगर एक ही अनसैचुरेशन यूनिट है तो हम लोग आराम से इस पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस पार्ट को कंसिडर करते हुए काम करेंगे तो इस केस में एक मिनट थोड़ा, इस पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करते हुए काम करेंगे, एक मिनट थोड़ा लाइन पर एक छोटा सा काम है। हाँ बढ़िया, इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा हम लोग को, क्या लिखना होगा हमको समझ में नहीं ओके नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा बट ये कलर प्रिंट चाहिए, कलर प्रिंट कैसे मिल, नहीं इसका कलर प्रिंट कैसे मिल जाएगा क्या? हाँ तो इस केस में हम लोग के पास एक ही पेरेंट चेन दे रखा, एक ही कार्बन चेन है बेसिकली, तो इसको हम लोग पेरेंट चेन आराम से बना सकते हैं। तो इस केस में ये पार्ट अपना पेरेंट चेन वाला पार्टिकल क्या आ गया। अब उसके बाद हम लोग एक बार जब पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए तो फिर हम लोग नंबरिंग करना शुरू करते हैं। उस नंबरिंग में जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं तो उस केस में पाई बॉन्ड एक ही दे रखा है। अगर एक पाई बॉन्ड दे रखा तो जिस साइड से जाने पे पाई बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा, सिंपली ये देखना है। तो लेफ्ट साइड से जाने पे हम लोग को आराम से फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, जबकि राइट साइड से जाने पे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नंबरिंग मिल रहा है, 6 नंबर मिल रहा है।
तो हम लोग राइट वाले साइड का नंबरिंग फॉलो नहीं कर सकते, लेफ्ट साइड से नंबरिंग फॉलो करेंगे। तो हम नंबरिंग वाले पार्ट को आगे तक लिख लेते हैं। टोटल मिलाकर के आपको 7 कार्बन मिल रहा। अगर 7 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। 7 के लिए हम लोग हेप्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम हेप्ट वाले पार्ट को डाल देंगे। और हेप्ट वाले पार्ट के बाद हम लोग का पोजीशन क्या दे रखा है यहाँ पे 1, तो इसके इसमें हेप्ट के साथ साथ हम लोग 1 पोजीशन पे इन डालेंगे। बट अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो हम लोग का पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोगों के और भी कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड होता है उन सबको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। तो इस केस में पेरेंट चेन से 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है हम लोग को अटैच्ड, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट है। और हमेशा सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग सबसे शुरुआत में लिखते हैं। सबसे शुरुआत में सब्स्टिट्यूएंट, फिर साइक्लोवर्ड लिखते हैं, फिर हम लोग का वर्ड रूट आता है, फिर उसके बाद हम लोग का प्राइमरी सफिक्स आता है, और उसके बाद फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत में वर्ड रूट वाले पार्ट, सॉरी सबसे शुरुआत में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो एक चीज करना तुम लोग, ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना, एक छोटा सा हम तरीका बोलेंगे, तुम लोग को नोमेनक्लेचर करते वक्त इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहला काम हमेशा जब भी कभी नोमेनक्लेचर करना, तो नोमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखना। सबसे पहले, ये तुम्हारे स्कूल का एग्जाम नहीं चल रहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अगर एनटीएससी में भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, अगर मेंस एडवांस नीट कहीं भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला काम अपना वर्ड रूट के साथ पेरेंट चेन वाले पार्ट को मेंशन करना, मतलब जो कुछ भी देना है वर्ड रूट वाले पार्ट के साथ पेरेंट चेन वाले पार्ट को मेंशन करना, सिंपली। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक लाइन से ऊपर नीचे पोजीशन के साथ मेंशन करना। तो थर्ड पोजीशन पे अपने पास ब्रोमीन है, इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिख दिया। फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है, तो फोर्थ पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग क्लोरो लिख देंगे। फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरीन है, तो फिफ्थ पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग आराम से क्लोरो लिख सकते हैं। तो अब एक चीज देखो, 2 बार क्लोरो है तो 2 बार अलग अलग क्लोरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में हम लोग नीचे वाले क्लोरो को आराम से हटा सकते हैं। हम लोग नोमेनक्लेचर में 4,5 और 2 क्लोरीन है तो आराम से नोमेनक्लेचर में डाई क्लोरो लिख सकते हैं। और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस चीज को अरेंज करेंगे। तो ब्रोमो का बी वाला पार्ट आएगा, और डाई क्लोरो में ये डाई वाला पार्ट काम का नहीं है, क्योंकि डाई ट्राइटेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हम लोग। क्लोरीन का सी वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। पहले अल्फाबेटिकली बी जाएगा, फिर हम लोग का क्लोरो वाले पार्ट का सी जाएगा। तो अपने नोमेनक्लेचर में थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, उसके अलावा 4,5 पोजीशन पे डाई क्लोरो, और उसके अलावा हम लोग के हेप्ट वाले पार्ट पे 1 पोजीशन पे इन। ये हम लोग का कंप्लीट नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। हम एक चीज मान के चल रहे हैं वैसे कि तुम लोगों को नोमेनक्लेचर के रूल्स याद नहीं होंगे, अब धीरे धीरे भूल गए होंगे, क्योंकि 2 वीक पहले क्लासेस हुआ था। तो हम रूल्स को इसलिए धीरे धीरे कर करके रिपीट कर रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे अपने आप याद आता चला जाएगा। तो रूल्स याद नहीं भी होंगे तो सुनते चले जाना, अपने आप धीरे धीरे याद आएगा। हर एक एग्जाम्पल में हम लोग इस चीज को कंसिडर करते चले जाएंगे। चारों एग्जाम्पल नोट करो, इसके अलावा आगे के 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना है, फिर 2-3 नए टाइप के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना है, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में पूछ रहा था कोई आइसो, नियो, ये सब वर्ड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। शुभम, एनटीएससी का तैयारी हो रहा है तुम्हारा? यस सर, हो रहा है। क्या क्या कर रहा है? सर मेंटल एबिलिटी अभी। मेंटल एबिलिटी के साथ साथ पेपर अटेम्प्ट करते जाओ। और तुम लोगों को अगर अरविंद से बात करना हो तो अरविंद से बात करा देंगे। उसका लास्ट ईयर काफी अच्छा स्कोर आया था, 178 मार्क्स, मतलब 200 के पेपर में 178 अच्छा स्कोर होता है। तो कल क्लास में कल वैसे क्लास चल रहा था, तो उसमें 3 लोग हैं ना 10th क्लास वाले। तो वैसे ही बोले अरविंद को, मतलब अद्वय को बोले कि अरविंद से सजेशन ले लेना। तो बोलता है कि सर ये तो बोलता है कि छोटा भीम देख करके मेरा हो गया क्लियर।
तो छोटा भीम मत देखना, छोटा भीम देखने से एनटीएससी क्लियर नहीं होता। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। अगर तुम तीनों को अभी थोड़े मतलब जो भी हम लोग चीजें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लासेस बढ़ेगा तो हो सकता है ज्यादा लगेगा कि इधर कर उधर करे, तो इधर की चीजें थोड़े अभी कम कर सकते हैं। जैसे ही तुम्हारा ये एनटीएससी का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो जो भी बचा हुआ चीज है उसको आराम से कवर कर लेना, लेकिन उधर की चीजें करो। एनटीएससी के मेंटेलिटी वाली चीज को क्षितिज तुम भी करना है, दीक्षा तुमको भी करना है। जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फास्टली प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी होगा। 1 महीने का टाइम है, सफिशिएंटली टारगेट करो कि 170 मार्क्स तक आए। 170 मार्क्स में एनटीएससी क्लियर हो जाएगा। 170 काफी बड़ा टारगेट होता है, कोई मजाक नहीं है। लास्ट ईयर तुम में से स्काई लैंटर्न कौन कौन जलाया था? दीक्षा तुम जलाई थी ना स्काई लैंटर्न? नो सर। तुम में से कोई था लास्ट ईयर जब हम लोग स्काई लैंटर्न जला रहे थे? तो कोई भी इंसान था वहां पे? लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे हम लोग स्काई लैंटर्न जलाया था, जब तुम में से कोई नहीं था। होना तो चाहिए था। अच्छा उस दिन 10th क्लास वाले लोग थे, जो भी 11th क्लास में गए हैं वो लोग थे। 10th क्लास वाले लोग थे और 12th वाले कुछ लोग थे, एग्जाम था उन लोगों का। इस बार तो यार दिवाली में कुछ कर नहीं पा रहे हम लोग, कोविड के चक्कर में सब खत्म हो गया। दिवाली, दशहरा, अभी दिल्ली में केसेस बढ़ने लग गए हैं। देहरादून में और आंध्र प्रदेश में स्कूल वगैरह खुला था। आंध्र प्रदेश में 829 टीचर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 850 टीचर कोविड पॉजिटिव हो गए और 529 या 530 स्टूडेंट्स। देहरादून में भी सेम टाइप का सिनेरियो है। स्कूल तो खुल गया बट कोविड केसेस बढ़ गया। पता नहीं स्कूल खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा। चलो ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 5, खुद से ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब कुछ खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है।
ट्राई करिए 4 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई कर सकते हैं आराम से। प्रवीण क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। प्रवीण कौन, क्या हो गया? अच्छा अगर ट्राई कर रहे होगा पहला क्वेश्चन तो पहले वाले क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर अगले वाले क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले तो पहले वाले क्वेश्चन में पेरेंट चेन डिसाइड करना है उतना पेरेंट चेन होगा, क्योंकि एक ही कार्बन चेन, वैसे एक कार्बन चेन तो नहीं है अगर ढंग से देखो तो इसमें टोटल एक ये कार्बन चेन पॉसिबल है, दूसरा एक ये कार्बन चेन पॉसिबल है, तीसरा एक ये भी कार्बन चेन पॉसिबल है, तो 3 पेरेंट चेन पॉसिबल है। पहला रूल हम लोग को था मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, तो अनसैचुरेशन केवल यहाँ पे है जो कि पिंक वाले कार्बन चेन में दिख रहा, ना व्हाइट वाले पार्ट में दिख रहा, ना ब्लू वाले पार्ट में दिख रहा।
तो ये ब्लू वाला पार्ट भी अपना पेरेंट चेन नहीं बन पाएगा, ये व्हाइट वाला पार्ट भी अपना पेरेंट चेन नहीं बन पाएगा। ये हम लोग आराम से हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को पेरेंट चेन बनाएंगे। सबसे पहला रूल ये हो गया। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो नंबरिंग करेंगे, बट क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल बोलने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनेगा। डबल बॉन्ड को जिस साइड से लोएस्ट नंबरिंग मिलेगा वही लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल है। तो अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि राइट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग लोएस्ट नंबर के हिसाब से ये राइट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे। 3 4 5 6 7 8 8 का कार्बन चेन है। 8 के कार्बन चेन के लिए हम लोग का जो वर्ड रूट है उसको ऑक्ट बोल सकते हैं। ऑक्ट के थर्ड पोजीशन पे अल्कीन है तो ऑक्ट 3 इन पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों के सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लिख सकते हैं, बट हम लोगों का सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है और इस 7th नंबर पे ब्रोमीन दिख रहा है आपको। उसके अलावा फ्लोरीन, मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप दे रखा। तो टोटल हम लोग के पास 5 सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें एक पार्ट रिपीटेड है। सेकंड पोजीशन और 7th पोजीशन पे 2 ब्रोमीन है तो आराम से हम लोग नीचे लिख देते थोड़ा 2,7 डाई ब्रोमो। फिर उसके बाद हम लोग के फिफ्थ पोजीशन पे फ्लोरीन है तो फिफ्थ पोजीशन पे हम लोग फ्लोरो लिख सकते हैं। हम लोगों के फिफ्थ पोजीशन वाले पार्ट पे ही मिथाइल ग्रुप भी है, ये ऊपर वाले नंबरिंग के हिसाब से चल रहा है। हम लोग फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है एक कार्बन चेन का, तो मिथाइल लिख सकते हैं। और उसके अलावा हम लोगों के 6th नंबर पे क्लोरीन ग्रुप है तो 6th पोजीशन पे हम लोग क्लोरो लिख सकते हैं। और अल्फाबेटिकली हम लोग ब्रोमीन वाले पार्ट को जब कंसिडर करेंगे डाई ब्रोमो तो डाई ट्राइटेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं ले सकते हम लोग, ब्रोमीन के बी वाले पार्ट को लेंगे, फ्लोरीन के मतलब फ्लोरो के एफ वाले पार्ट को, मिथाइल के एम वाले पार्ट को और क्लोरो के सी वाले पार्ट को। पहले बी वाला पार्ट जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग का क्लोरो वाला पार्ट जाएगा, फिर हम लोग का फ्लोरो वाला पार्ट जाएगा और सबसे लास्ट में हम लोग मिथाइल वाले पार्ट को पुटअप कर सकते हैं। तो अपना जो नोमेनक्लेचर है वो कुछ इस तरीके का कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। एक मिनट, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों का 2,7 ऑल्दो काफी बड़ा नोमेनक्लेचर है, इतना बड़ा नोमेनक्लेचर आएगा नहीं, बट फिर भी एग्जांपल के तौर पे सब चीज करने आना चाहिए। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों का 2,7 डाई ब्रोमो, उसके अलावा हम लोगों का 6th पोजीशन पे क्लोरीन है तो 6 क्लोरो, उसके अलावा हम लोग के 5th पोजीशन पे फ्लोरीन है तो 5 फ्लोरो, उसके अलावा हम लोग के 5th पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप भी है तो 5 मिथाइल, उसके अलावा ऑक्ट 3 इन नोमेनक्लेचर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। जो कंपाउंड का कंप्लीट नोमेनक्लेचर है थोड़ा ध्यान रखना। इतना बड़ा नोमेनक्लेचर जेईई मेंस एडवांस में भी नहीं पूछा जाता है, बस मालूम होना चाहिए इन केस अगर ऐसा लंबा नोमेनक्लेचर आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। इस तरह के बड़े नोमेनक्लेचर करने आने चाहिए, सवाल नहीं आएगा बट करने आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में जब जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में तो हमको एक ही जगह पे एक ही कार्बन चेन दिख रहा है। बेसिकली एक ही कार्बन चेन है तो उस कार्बन चेन वाले पार्ट में यही हम लोग का पेरेंट चेन बनेगा। 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल अप्लाई कर सकते हैं 1 2 3 4, और दूसरे साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ले सकते हैं। तो ब्लू वाले साइड में 1 + 3 आ रहा मतलब 4, और व्हाइट वाले साइड में भी 1 + 3 आ रहा 4। कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में एक्चुअल में। अगर ढंग से देखो तो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर इस कंपाउंड को यहाँ बीच से ऐसा घुमा दे तो कंपाउंड ऐसा पलट दे अगर, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। या फिर ऐसा सोच लो, अगर तुम लोग को डिफरेंस देखना है तो बीच से डिवाइड करो, इसको यहाँ से डिवीजन कर दो। जब बीच से इस पूरे मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे तो जो 2 पार्ट है अगर वो एग्जैक्टली सेम आ रहा, मतलब किसी भी साइड से नंबरिंग कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का सिनेरियो रहा जहां पे 2 इक्वल हाफ्स एग्जैक्टली सेम है तो नंबरिंग किसी भी साइड से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के केस में हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने का मतलब बिल्कुल सिमिलर टाइप का, 2-3 तरफ साइड चले गए तो सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब बीच से डिवीजन किए तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर हम लोग को दोनों साइड दिख रहा। अगर दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर दिख रहा तो नंबरिंग ऊपर वाला फॉलो करो या नीचे वाला फॉलो करो, दोनों ही नंबरिंग सही होंगे। जब नंबरिंग वाला पार्ट करने के बाद नोमेनक्लेचर करेंगे तो 4 का कार्बन चेन मतलब ब्यूट,
और ब्यूट वाले पार्ट के फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे दोनों जगह पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब हम लोग डाई इन यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही डाई इन ट्राई इन वर्ड यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ब्यूट के आगे ए लगा देंगे, तो नोमेनक्लेचर ब्यूटा 1,3 डाई इन कंसिडर कर सकता है। उसके बाद 7 नंबर वाले पार्ट में हमको एक ही पेरेंट चेन दिख रहा, ये अपना पेरेंट चेन होगा। और इसके बाद जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी लेफ्ट से राइट 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉसिबिलिटी ये। और राइट साइड से जब शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये शुरू कर सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर में 1 + 5 मतलब 6 आएगा, और दूसरे साइड से नंबरिंग करने पे 2 + 6 मतलब 8 आएगा। तो हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से आराम से पहले वाले पार्ट को फॉलो कर सकते हैं, सेकंड को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को फॉलो करेंगे, सेकंड को रिजेक्ट कर देंगे, तो नोमेनक्लेचर में 7 का कार्बन चेन है, 7 के लिए वर्ड रूट हेप्ट लगेगा। और क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो पहले ही ए लगा देते हैं। हेप्टा के बाद 1,5 2 डबल बॉन्ड है तो आराम से डाई इन वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर कंसिडर करेंगे तो लास्ट वाले केस में भी हमको एक ही पेरेंट चेन दिख रहा जिसमें दोनों डबल बॉन्ड है, तो पेरेंट चेन डिसाइड हो गया। जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे छोटा सा तरीका बता दे रहे हैं। इसमें अगर 20 से डिवीजन किए, ये हम लोग का मिड पॉइंट है, तो इन पार्ट को छोड़ दो, अभी इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ दो। अगर हम लोग 20 से डिवीजन किए तो इधर 1 2 3 कार्बन, इधर भी 1 2 3 कार्बन, मतलब 2 कार्बन नॉर्मल और एक डबल बॉन्ड। यहाँ भी 2 कार्बन नॉर्मल और यहाँ एक डबल बॉन्ड, ऐसा बोलते हुए चल रहा है। तो अगर मान लो कि हम लोगों का ये सब ग्रुप नहीं होता, ये आयोडीन वाला ग्रुप यहाँ पे नहीं होता, या फिर ये फ्लोरीन वाला ग्रुप नहीं होता और ये क्लोरीन वाला ग्रुप नहीं होता, तो एग्जैक्टली इक्वल डिवीजन होता। मतलब डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट से राइट नंबरिंग करो, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करो, एग्जैक्टली सेम ही नंबरिंग निकल के आएगा, कोई डिफरेंस निकल के नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब हम लोग डबल बॉन्ड के केस में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई भी कर दे तो भी कुछ होना जाना नहीं है, हम लोग का दोनों तरफ से एग्जैक्टली सेम नंबरिंग आएगा। बट स्टिल हम सिमेट्रिसिटी की बात को हम थोड़ा साइड करके चल रहे हैं कि सिमेट्रिसिटी वाला पार्ट इग्नोर करके चलते हैं। तो अपना जो स्टैंडर्ड रूल है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो कर लेते हैं 6 7 8, और राइट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये व्हाइट वाला नंबरिंग शुरू कर लेते हैं 4 5 6 7 8। तो अपने व्हाइट वाले पार्ट में 1 + 7 मतलब 8 आ रहा है, और अपने ब्लू वाले पार्ट को जब फॉलो करेंगे तो उस केस में हम लोगों का 1 + 7 यहाँ से भी 8 आ रहा। तो दोनों तरफ से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इक्वल वैल्यू दे रहा, मतलब इससे डिसाइड नहीं कर सकते अभी। तब क्या करें, तो हम लोग फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे जाते हैं। मतलब लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल सप्लाई नहीं कर पा रहे तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। तो हम लोग के पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक आयोडीन है, एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है। अगर लेफ्ट साइड से जाएंगे मतलब ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, थर्ड नंबर कार्बन पे फ्लोरीन मिल रहा। अगर व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो भी थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो करो या फिर व्हाइट वाला नंबरिंग फॉलो करो, दोनों तरफ से हम लोग को थर्ड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, तो उससे भी डिसाइड नहीं कर सकते तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। तो अगर हम लोग ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो कर रहे हैं तो थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर पे आयोडीन मिल रहा, मतलब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 पे है। और अगर व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे तो हम लोग के थर्ड नंबर के बाद फिफ्थ नंबर पे आयोडीन मिल रहा। तो यहाँ से एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला पार्ट है कि अगर हम लोग ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट तक तो सिमिलरिटी है बट सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल रहा, जबकि व्हाइट वाले केस में हम लोगों का सेकंड सब्स्टिट्यूएंट भी थोड़ा देर से मिल रहा है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के बेसिस पे आराम से ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे या व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग का नंबरिंग कैरी आउट हो गया। एक बार नंबरिंग हो गया तब उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में जा सकते हैं। टोटल 8 का कार्बन चेन है, 8 के कार्बन चेन का मतलब ऑक्ट, और ऑक्ट वाले पार्ट के अलावा 2 डबल बॉन्ड है तो सीधा यहाँ ए लगा दिए ऑक्टा। ऑक्टा के 1 पोजीशन और 7 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड है तो ऑक्टा 1,7 डाइईन, जिसके 6 पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग फ्लोरो लेके चल रहे हैं। सॉरी हम लोग, हाँ ठीक है, फोर्थ पोजीशन थर्ड पोजीशन यहाँ पे 6 ने गलती से लिख दिया, ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो कर रहे हैं। थर्ड पोजीशन पे फ्लोरो लेके चल रहे हैं, उसके अलावा हम लोग फोर्थ पोजीशन वाले पार्ट पे
आयोडीन है तो आयोडो लेके चल रहे हैं, और उसके अलावा 6 पोजीशन पे क्लोरीन है तो क्लोरो लेके चलता है। और अल्फाबेटिकली सी पहले आएगा, फिर उसके बाद एफ आएगा, फिर आई आएगा। तो इसके इसमें क्लोरो पहले डालेंगे, फिर फ्लोरो वाले पार्ट को डालेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग आयोडो को प्लेस करके नोमेनक्लेचर में 6 पोजीशन पे क्लोरो, उसके अलावा 3rd पोजीशन पे फ्लोरो, उसके अलावा 4th पोजीशन पे आयोडो, और उसके आगे फिर जो हम लोग का बाकी नोमेनक्लेचर है, ऑक्टा 1,7 डाईइन नोमेनक्लेचर में आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये सवाल मतलब मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल का सवाल है जो तुमको पूछना चाहिए एग्जाम में। आना चाहिए तुमको इससे भी डिफिकल्ट लेवल के सवाल, लेकिन पूछने के केस में इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछने वाले। ये आराम से मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल का सवाल कंसिडर किया जा सकता है। बाकी टाइम के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तुमको और भी एग्जांपल्स मिलते जाएंगे, वो धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। 8 नंबर तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग तो 3 और क्वेश्चंस करेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है 8 नंबर तक के सिक्स्थ पार्ट वाले में? में एक डाउट है बोलो। सर। कोई भी एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है ना? कोई भी अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे CnH2n तो नहीं आ रहा। हाँ सर, वही डाउट था। C4 यहाँ पे H8 आ रहा है ना? तो जैसे एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, अगर एक डबल बॉन्ड है, केवल एक डबल बॉन्ड, तब उस सर केस में C4H6 आ रहा है ना वहाँ पे? C4H6 आ रहा है, हाँ सॉरी C4H6 आ रहा है, H8 में तो अल्कीन हो जाएगा। अगर केवल एक डबल बॉन्ड है तब हम लोग का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। अगर दो डबल बॉन्ड है, जैसे उसको ऐसा समझो, अगर हम लोग एक ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हम लोग का 2 पाई बॉन्ड, और वो जो ऊपर वाला केस लिए थे इसमें भी हम लोग का 2 पाई बॉन्ड है। तो अगर दोनों में 2-2 पाई बॉन्ड है, तो जैसे ऐसा हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि यहाँ पे नीचे वाले केस में 4 कार्बन था, तो यहाँ एक और 4 कार्बन ले लेते हैं, हम इस तरह के केस ले लेते हैं। तो इस केस में यहाँ CH3 होगा, यहाँ वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ वाले पार्ट पे एक हाइड्रोजन होगा। तो इन दोनों का फॉर्मूला देखो सेम आएगा, ऊपर वाले केस में C4H6 आएगा, नीचे वाले केस में C4H6 आएगा। तो जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम था दोनों में, इन दोनों केसेस में 2-2 पाई बॉन्ड थे, तो दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अल्कीन की अगर बात करेंगे, मतलब केवल एक डबल बॉन्ड कंसिडर करके चल रहे हैं। अगर 2 अल्कीन हो गया, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो गया, तो उसको अल्कीन के जनरल फॉर्मूले में यूज करके हम लोग काम नहीं कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है कि एक डबल बॉन्ड है तभी वो जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n ये निकल के आता है। अगर एक साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन है, हर एक कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला हम लोग का C4H8 आ रहा है, CnH2n। तो ये बहुत मतलब ठीक है, 10th क्लास के लेवल तक में काफी अच्छी चीज है कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है, बट इसको 11th-12th में कहीं एक जगह भी मेंशन नहीं किया जाता है। क्योंकि अल्कीन बोलने का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि अगर एक पाई बॉन्ड रहा, मतलब इस तरह का डबल बॉन्ड रहा, तो अल्कीन बोलेंगे। एक्चुअल में इसको भी अल्कीन ही बोलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्कीन में यहाँ पे डाईइन का केस है। अगर अल्कीन का जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो मोनो अल्कीन होना चाहिए, मतलब मोनो इन वाला पार्ट होना चाहिए। अगर 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड हो गया तो उसको अल्कीन के जनरल फॉर्मूले पे हम लोग पुट अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो जनरल फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन से एसोसिएटेड होता है। अगर एक के जगह पे 2 पाई बॉन्ड हो गया तो हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 3 पाई बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक आता है, बहुत मजेदार टॉपिक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इस चीज में डिस्कशन करेंगे हम लोग। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक जनरलाइज टाइप का टॉपिक है, छोटा सा एक फॉर्मूला भी डिस्कस कर सकते हैं, लॉजिक भी डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे इस तरह का डिस्कशन करेंगे हम लोग। और कोई डाउट किसी को 8 नंबर तक में? क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट को ट्राई करके देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो।
क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में बहुत ही सिंपल सा अल्काइन का सवाल कराना था केवल। तो इस केस में एक ही कार्बन चेन दिख रहा और एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिस साइड से नंबरिंग लोएस्ट मिल जाए, तो इस केस में 3 4 5 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेक्स, और हेक्स के 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आराम से हम लोग हेक्साइन वर्ड यूज कर सकते हैं, हेक्स 1 आइन, या इस चीज में हम लोग 1 हेक्साइन भी यूज कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों नोमेनक्लेचर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सोच के देखो। हिमांगी तुम ही बताओ भाई, एक डबल बॉन्ड अगर होता है, मतलब एक अल्कीन वाला पार्ट होता है तो ईन बोलते हैं, एक अल्काइन वाला पार्ट होता है तो आइन बोलते हैं, अगर दोनों होगा तो क्या बोलेंगे? सर मेरे को क्या पता। स्वयं सर कोई बहुत अजीब सा नाम बनेगा। यस सर। अगर एक अल्कीन होता है तो ईन बोलते हैं, अगर अल्काइन होता है तो आइन लगाते हैं, अगर दोनों रहा तो क्या होगा? अल्कीन अल्काइन दोनों रहा तो क्या बोलेंगे? सर दोनों को उसके पोजीशंस के साथ लिख देंगे, उसमें बोलना ना बोलना से क्या फर्क पड़ता है। दोनों को उसके पोजीशन के साथ लिख देंगे, ये भी लॉजिक ठीक है। हम लोग बेसिकली इनाइन लिखा करते हैं, इन प्लस आइन, और इसमें ये जो लास्ट वाला ई है, ये लास्ट वाला ई गायब हो जाता है, तो इस केस में इनाइन वर्ड यूज करते हैं। अल्कीन के आगे अल्कीन वाले पार्ट का पोजीशन और अल्काइन वाले पार्ट के आगे हम लोग अल्काइन वाले पार्ट का पोजीशन, ओवरऑल हम लोग इनाइन वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में सर ये मान लो पोजीशन वाले पार्ट में भी ई नहीं रहेगा? पोजीशन वाले पार्ट में ई नहीं रहेगा मतलब सर जब हम लोग उसका संधि कर रहे थे तो सर वो ENYN ही हो रहा हाँ था। हाँ, सर जब हम पोजीशन लोग पोजीशन पोजीशन लिख रहे पोजीशन हैं। तभी भी ई नहीं रहेगा। ठीक है सर। बड़े दिनों बाद ये वर्ड सुने, संधि। तो ऐसा बोल रहे कि संधि विच्छेद कर रहे हैं तभी भी ई नहीं रहेगा क्या? चलो ट्राई करके देखो, इसका हिंदी बहुत अच्छा है। तो प्राइज मिला ना कुछ कुछ अभी हिंदी में? हाँ सर एक कुछ हुआ था सर, उसमें पता नहीं किस चीज के लिए मिला। एक पोएम भी लिख वाह, के दिए थे, एक मतलब स्लोगन भी। कुछ हुआ था उसमें, कुछ चीज के लिए, किसी चीज के लिए कुछ मिल गया, प्राइज मिला था ना, ये कुछ मिल गया। सर बस फोटो आया था, वो भी सर वेबसाइट पे ढूंढे मिला ही नहीं, वो टीचर के स्टेटस पे मिला था, वो भी कोई और भेजा था। वाह सही है, हमको तो फेसबुक पे दिखा था। चलो खैर, चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में एक ही कार्बन चेन है, ये पेरेंट चेन होगा। एक स्टेटमेंट का ध्यान रखने हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इन इज गिवन मोर प्रेफरेंस देन आइन, लेकिन ये रूल कोई रूल नहीं है। इन और आइन में प्रेफरेंस की बात तब करेंगे जब एग्जैक्ट कंपटीशन है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे ई है और यहाँ पे वाई है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के वजह से हम लोग इन को प्रेफरेंस देते हैं रेदर देन हम लोग डायरेक्टली प्रेफरेंस देने के। बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तब जाते हैं जब हम लोग किन्हीं रूल्स के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर पा रहे, हर जगह कंपटीशन है। मतलब पेरेंट चेन वाले पार्ट में दिक्कत है, नंबरिंग करते वक्त सब कुछ सेम टाइप का दिख रहा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप का दिख रहा, तब जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तब इन और आइन वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करेंगे। तो इस केस में अगर नंबरिंग शुरू करे तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, और दूसरा ये ब्लू वाला पॉसिबिलिटी लेके चल लेता है। तो अपने नंबरिंग वाले पार्ट में अगर ब्लू वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो 1 + 4 मतलब 5 कंसिडर कर लेंगे, और अगर व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो 2 + 5 कंसिडर कर सकते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर में। 1 + 5 आ रहा है क्या? सॉरी 1 + 4 लिख सकते हैं, 1 + 4 मतलब 5 आएगा, और अगर व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो 2 + 5 मतलब 7 आएगा। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से हम लोग नीचे वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे, मतलब ये ब्लू वाले पार्ट को व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे। तो अपने नोमेनक्लेचर में 6 का कार्बन चेन है, 6 के कार्बन चेन के लिए हम लोग वर्ड रूट हेक्स यूज करेंगे। हेक्स के हम लोगों के फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हम लोग लिखते तो इनाइन है हमेशा, पहले इन लिखते हैं फिर आइन लिखते हैं, तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन वाले पार्ट पे भले ही ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन हम लोग पहले इन का पोजीशन लिखेंगे। तो हेक्स के फोर्थ पोजीशन पे इन, और उसके अलावा फिर हम लोग के फर्स्ट पोजीशन पे आइन है तो 1 पोजीशन पे आइन,
हेक्स 4 इन 1 आइन ये अपने नोमेनक्लेचर का कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग का अल्काइन प्लस अल्कीन दोनों रहा तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। चलो 10 एग्जाम्पल काफी है, इसके बाद हम लोग आराम से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे आएंगे। फिर जो वर्कशीट तुम लोगों को दे रखा है उस वर्कशीट में कुछ कुछ क्वेश्चंस मार्क कराएंगे, उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, तो तुम्हारे और जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे पार्ट अपने आप होते चले जाएंगे। ऑल्दो नेक्स्ट वीक दिवाली है बट फिर भी उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, जहाँ कहीं भी डिफिकल्टी आएगा ग्रुप में डाल करके आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही तुम्हारे ग्रुप में क्वेश्चन आएगा तुरंत हम रिप्लाई कर देंगे। एक हम छोटा सा सवाल पूछेंगे, अभी ट्राई करके देखना तुम लोग। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए? अद्या बताओ भाई, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए? हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। सर इसका सर 2 मिथाइल 3 प्रोपेन हो सकता है। फिर से बोल, 2 मिथाइल 2 मिथाइल और हाँ 3 नहीं होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, ठीक है ओके। यस सर। चलो बाकी लोग भी ध्यान दो। जैसे मान लो कि अभी हम लोग इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखे, तो इस नोमेनक्लेचर के टाइम पे एक चीज था कि अपना पेरेंट चेन हो गया और पेरेंट चेन वाले पार्ट में ये मिथाइल ग्रुप हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ऐसा भी कर सकते थे कि हम लोग पेरेंट चेन दूसरा भी ले सकते थे, ये भी पेरेंट चेन हो सकता था और उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि हम लोगों का ऐसा भी कर सकते थे कि हम लोग का ये पेरेंट चेन हो गया और ये हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एग्जैक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इस कार्बन से एक तरफ मिथाइल, दूसरी तरफ मिथाइल, तीसरी तरफ मिथाइल, तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो कुछ भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए इसको पेरेंट चेन मान लेते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो एक चीज दिख रहा है कि इस अल्केन के स्ट्रक्चर में एक पेरेंट चेन है और दूसरा उसके ऊपर एक साइड चेन है, मतलब उस पेरेंट चेन पे एक सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक हम छोटा सा काम करते हैं, जैसे हम लोग के पास मान लो कि एक कंपाउंड दे रखा है ऐसा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, और एक और काम करते हैं इसमें, ये जो हम लोग का CH3 वाला कार्बन है इसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक जो बॉन्ड का हाइड्रोजन हटाए तो एक बॉन्ड कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को नीचे एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो CH3 ग्रुप था उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके इसको नीचे कार्बन चेन पे अटैच कर दिया। अब इसमें होगा क्या, जैसे पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं पहले तो पेरेंट चेन तो बहुत सारा होगा इसमें, लेकिन हम लोग बहुत सारा बनाएंगे नहीं। अब हम लोग करेंगे क्या, तो पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन में एक डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड है, 2 ही डबल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर, और अगर हम लोग ये चेन ले तो दोनों डबल बॉन्ड उसमें कवर हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग ये पेरेंट चेन ले तो दोनों डबल बॉन्ड उसी पेरेंट चेन में कवर हो जाएगा। तो जिस पेरेंट चेन में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे हम उसके हिसाब से बात कर सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम अनसैचुरेशन होंगे उसको पेरेंट चेन बना सकते हैं। तो ये अपना पेरेंट चेन निकल के आ गया। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए तो उसके बाद फिर हम लोग नंबरिंग आराम से कर सकते हैं। खैर अभी हम नंबरिंग वाले पार्ट पे नहीं आ रहे, हमको एक चीज देखना है। एक बार हम पेरेंट चेन जब डिसाइड कर लिए, ये वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन हो गया, तो पेरेंट चेन से अटैच्ड जो भी ग्रुप होता है उस चीज को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। मतलब पेरेंट चेन से अटैच्ड ये जो ग्रुप है इस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज सोच के देखो कि
इस पेरेंट चेन वाले पार्ट से एक हम लोग का कार्बन चेन अटैच्ड है, जो हम लोग पहले से हम लोग डिसाइड किए थे, कार्बन चेन अभी भी वैसा ही है। तो बेसिकली पेरेंट चेन पे एक चेन और प्रेजेंट है और उसके ऊपर हम लोग का एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। मतलब हम लोग के पेरेंट चेन पे एक ब्रांच है, उस ब्रांच पे एक और ब्रांच है, ना कि एक स्टेम है, स्टेम पे एक ब्रांच है और उस ब्रांच पे एक और ब्रांच है। तो इस तरह के सिनेरियो में कि जब हम लोग के पेरेंट चेन से एक साइड चेन अटैच्ड है, पेरेंट चेन पे एक ब्रांच अटैच्ड है और उस ब्रांच पे अगर हम लोग का एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो इस तरह के सिनेरियो में जो ये पूरा ग्रुप है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ग्रुप, जिसमें साइड चेन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है या सिंपली पेरेंट चेन से जो ग्रुप अटैच्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस केस में तो हम लोग के सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। मतलब पेरेंट चेन से जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया और इसके ऊपर एक और CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अगर हम लोगों के पेरेंट चेन से एक साइड चेन अटैच्ड होगा और उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा, तो इस तरह के पूरे के पूरे यूनिट वाले पार्ट को हम लोग इन जनरल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के नोमेनक्लेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यही नोमेनक्लेचर होगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होगा, केवल कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस ये होगा कि जब हम लोग अभी पेरेंट चेन डिसाइड कर रहे थे तो हम लोग के पास 2 3 4 ऑप्शन है, तो फिर नंबरिंग कहीं से भी करो, नीचे से करो ऊपर से करो। जैसे मान लो अभी हम जो कंपाउंड लिखे थे तुम लोगों के सामने, उसमें नंबरिंग अगर करते तो 1 2 3 ये कर सकते हैं या 1 2 3 ये कर सकते थे, हम लोग का इंडिपेंडेंट पार्ट था। लेकिन एक बार अगर हम लोग का कोई सब्स्टिट्यूएंट एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, तो इस तरह के केस में हम लोग इंडिपेंडेंट नंबरिंग नहीं कर सकते। इसमें एक रूल होता है, पेरेंट चेन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उस साइड चेन का, मतलब पेरेंट चेन से साइड चेन अटैच होना ही होना है, बट इस साइड चेन का जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो हमेशा कार्बन नंबर 1 बनेगा। मतलब इसमें 3 कार्बन थे पेरेंट चेन में, लेकिन हम लोग हमेशा इसी को कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, जो क्योंकि ये पेरेंट चेन वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो उस साइड चेन का या उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर का जो भी कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है वहीं से नंबरिंग शुरू करना हम लोगों को। तो यहाँ कार्बन नंबर 1 हो गया, फिर ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग के नंबरिंग के हिसाब से अभी भी काम करें तो सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल बोलने में अभी भी कोई गलती नहीं है, 2 मिथाइल अभी भी रहेगा। बस एक मॉडिफिकेशन होगा कि हम लोगों का ये पूरा ग्रुप अब एक अल्केन नहीं है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग अल्केन वाले पार्ट के जगह पे वर्ड में अल्काइल यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 मिथाइल प्रोपेन है, इस प्रोपेन में अल्केन के जगह पे प्रोपाइल होना चाहिए, आराम से एन को हटा करके हम लोग यहाँ पे आइल वर्ड लगा देंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका नोमेनक्लेचर एक सिंपल कंपाउंड के जैसा होगा विथ सम मॉडिफिकेशंस। मतलब अपने नोमेनक्लेचर में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किए हम लोग, केवल ये साइड चेन का नंबरिंग का ध्यान रखे पहला चीज, और दूसरा हम लोग अल्केन के जगह पे आइल वर्ड लगा करके आराम से नोमेनक्लेचर में इस कंपाउंड को मेंशन कर सकते हैं, फिर इस पार्ट को मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ और छोटे छोटे रूल्स हैं जिसका हम लोग को ध्यान रखना होता है, उसको हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे। इस पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट समझ नहीं आया, तो पूछ सकते हैं आराम से, केवल इस पार्ट की बात कर रहे हैं। जल्दी बोलो किसी को कोई डाउट है। फिर से बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे पहला वाला पार्ट समझ में आया था जो नोमेनक्लेचर दिए थे हम, उसमें कोई दिक्कत हुआ था किसी को? नो सर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहचानने में दिक्कत है कि नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में दिक्कत है? सर वही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और उसको कैसे फिर लिखेंगे इसमें प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये चीज? हाँ सर। ओके, तो जैसे इसमें देखो अच्छा ठीक है, इस पार्ट में दिक्कत है तो मैं एक और एग्जांपल ले तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा क्लियर पता चलेगा। जैसे अब इस बार उल्टा काम करते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मान लो ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है।
अब इस कंपाउंड में जैसे सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को पेरेंट चेन डिसाइड करना होता है। तो इस कंपाउंड में हम लोग को अल्कीन दिख रहा, तो अगर अल्कीन दिख रहा तो हम लोग उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन हो। तो एक अनसैचुरेशन, 2 अनसैचुरेशन, 3 अनसैचुरेशन, पूरे कंपाउंड के अंदर टोटल 3 अनसैचुरेशन है और कहीं पे भी हम लोग को अनसैचुरेशन नहीं मिल रहा। तो अगर पूरे कंपाउंड के अंदर हम लोग को 3 अनसैचुरेशन मिल रहा है तो हम लोग के पास एक कार्बन चेन दिख रहा है, ये वाला पार्ट, जिसमें सारे अनसैचुरेशन कवर हो जा रहे हैं। मतलब वो जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है वो सारा का सारा हम लोग का इसी चेन में कवर हो जा रहा है। तो अगर सारा अनसैचुरेशन इसी चेन में कवर हो रहा है मतलब यही अपना पेरेंट चेन होगा। ये हम लोग का पेरेंट चेन डिसाइड हो गया। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो इस पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड होगा वो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। बट इस पेरेंट चेन से हम लोग का एक साइड चेन अटैच्ड है, यहाँ से कार्बन शुरू हो रहा, ये साइड चेन का कार्बन यहाँ तक जा रहा। तो पेरेंट चेन से एक साइड चेन अटैच्ड है और उस साइड चेन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। मतलब पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप प्रेजेंट होता है खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है और उस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब इस पूरे के पूरे यूनिट को हम लोग आराम से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये चीज हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। अब अगर हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है तो नोमेनक्लेचर में हम लोग करते क्या है, साइड चेन में या उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर के टाइम पे एक चीज फिक्स्ड है कि हम लोग के पेरेंट चेन से जो भी कार्बन अटैच्ड होगा हमेशा ये कार्बन नंबर 1 बनेगा। हमेशा यहाँ कार्बन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो ये अपना पेरेंट चेन है, तो कार्बन नंबर 1 के बाद यहाँ कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 जाएगा। तो हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको एक ऑरेंज कलर से डाल देता है। ये पूरा का पूरा जो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट है वो सब्स्टिट्यूएंट केवल अल्केन है। तो अल्केन के जैसा नोमेनक्लेचर करना है। कैसे अल्केन के जैसा नोमेनक्लेचर करते थे, तो अगर मान लो कि ये नीचे वाला पार्ट नहीं होता, हम मान के चले कि नीचे वाला पार्ट नहीं होता, तो हम लोग का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नोमेनक्लेचर में 4 का कार्बन चेन है और हम लोग के सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो सेकेंड नंबर पे अगर ब्रोमीन है तो हम लोग 2 ब्रोमो लिखते और 4 के कार्बन चेन के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड लिखते, अल्केन है तो ब्यूटेन लिखते हैं। तो हम लोग का 2 ब्रोमो ब्यूटेन ये उस पार्ट का नोमेनक्लेचर होना चाहिए था। बट क्योंकि वो कंपाउंड या वो पार्ट हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग एन के जगह पे, तो अल्केन जो होता है उसके जगह पे अल्काइल बोला करता है। तो ये एन वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से हटा देंगे और ब्यूटेन के जगह पे ब्यूटाइल लगा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर आराम से 2 ब्रोमो ब्यूटाइल बोला जा सकता है। समझ आया दीक्षा? यस सर, भी आ गया। बाकी और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कुछ भी पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो तुम लोग को एक छोटा सा बस इंसाइट मिल गया कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है और उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसको ट्राई मत करना अभी, इसके नोमेनक्लेचर को हम लोग क्लास में पूरे रूल्स में मेंशन करेंगे, एक क्लास में इस चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन अब हम कुछ कुछ तुम लोग को होमवर्क आराम से दे सकते हैं, उन सब होमवर्क को ट्राई करके देखना जो तुम्हारे वर्कशीट में तुम लोग को दे रखा है। एक मिनट, वर्कशीट नंबर 1 से 6 में कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को दिए थे, बाकी क्वेश्चंस को तुम लोग को ट्राई करना है। ये सब क्वेश्चन में तुम लोग को बोला था केवल पेरेंट चेन डिसाइड करने के लिए, पेरेंट चेन कौन सा होगा ये डिसाइड करके आना है। क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 1 में तो कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, वर्कशीट 2 में भी पेरेंट चेन शायद से डिसाइड करने बोला था जहां तक हमको ध्यान है। वर्कशीट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, 3 सॉल्व करना है, 4 सॉल्व करना है, 5 सॉल्व करना है, 5 ऑल दो क्लास में करा दिया है, 6 सॉल्व करना है, शायद ये भी करा ही दिया है, बस थोड़ा ओरिएंटेशन अलग, बट सॉल्व कर सकते हैं। 7 सॉल्व करना है, 8 सॉल्व करना है, 9 सॉल्व करना है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यही 9 तक क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करना है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो
और इसके अलावा हो सकता है तुम लोग का हम एक छोटा सा डीपीपी टाइप का पार्ट, मतलब जो वर्कशीट वाला पार्ट है, उस चीज को तुम्हारे ऑनलाइन चैनल पे अपलोड कर देंगे, मतलब ऑनलाइन जो टेस्टिंग पोर्टल है उस पर अपलोड करेंगे। उन 10-12 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी होंगे, उन 5-6 क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे अपलोड करेंगे। उन क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना। अगर हम कर दिए तो तुम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अगर नहीं कर पाएंगे केस तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम लोग बाद में टेस्ट के फॉर्मेट में उन क्वेश्चंस को देख लेंगे आराम से। तो इन 9 क्वेश्चंस को ट्राई करना केवल। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट, जो ये तुम्हारे यहाँ कंपाउंड दे रखा है, ये सब पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट देखो जैसे। तो थर्ड वाले पार्ट में हम लोगों के साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इस चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। नीचे भी कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो अगर साइड चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ये तीनों एग्जांपल वर्कशीट 1 में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ही पार्ट है, तीनों एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है। तो इस चीज को ट्राई करके देखना कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एग्जैक्टली क्या होता है। एक बार जो आज बताया था बस उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे उस चीज को देखेंगे, और उसमें क्या क्या वेरिएशन है, जो आइसो वर्ड होता है, नियो वर्ड होता है, सेकेंडरी के लिए सेक वर्ड होता है, टर्शियरी के लिए टर्ड वर्ड होता है, नॉर्मल के लिए एन होता है, ये सब वर्ड क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हमने अल्कीन, अल्काइन, अल्केन का नोमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है आराम से। सर एक डाउट था। बोलो। सर ये नोमेनक्लेचर से नहीं है। बोलो। सर ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना, तो सर उसमें बोला था कि जो 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होता है सर, ये निकला था थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑफ काइनेटिक, क्या तो था वो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो सर हमको ये पूछना था कि सर इस थ्योरी को हम मतलब पढ़े थे क्योंकि क्यूरियोसिटी था, तो सर इसके हेल्प से कैसे फाइंड किया सर कि इतना ही पार्टिकल्स होगा? जैसे कैलकुलेशन में ऐसा हम लोग मानते हुए चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि जैसे ये बाकी लोगों के लिए भी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्पेसेस, मतलब कोई पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो रखेगा। और 9th क्लास में एक और इन्फॉर्मेशन होता है कि कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोग 10th क्लास में डिस्कस, सॉरी 9th क्लास के पहले चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग में डिस्कस करते हैं। बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसको केटीजी बोलते हैं हम लोग ज्यादा फ्लुएंट लैंग्वेज में, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसमें ऐसा माना जाता है कि गैस जो है वो पॉइंट मास होता है। पॉइंट मास मतलब उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, मतलब उस थ्योरी को डिफाइन करते वक्त ऐसा कंसिडर किया गया, पहला चीज। और दूसरा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये भी बोला गया कि दो पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। और इन दोनों के बेसिस पे कुछ को डेरिवेशन करके, मतलब ये दोनों पॉइंट्स को यूज करके और भी कुछ पॉइंट्स को यूज करके एक एक्सप्रेशन निकाला गया, PV = nRT, जिसमें हम लोग आराम से इन सब चीजों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। P वाला पार्ट प्रेशर होता है, V वाला पार्ट वॉल्यूम होता है, R वाला पार्ट गैस कांस्टेंट है, T वाला पार्ट टेम्परेचर, और यहाँ पे N वाला पार्ट नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकाला गया होगा, मतलब उसमें ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि ये रिलेशन कैसे किया जाएगा, क्या बोल रही थी तुम कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये निकाला गया। यस सर। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी गैस में इस तरह का चीज निकालने का तो सेंस क्या है, क्योंकि PV = nRT में चलो ठीक है, N = PV/RT निकल के आ गया, इसमें तो दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा, हाँ ठीक है। इसमें एक चीज कर सकते हैं, जैसे हम लोग को गैस का प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, R मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, तो इससे हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है। और दूसरा, हम लोग मास वाला पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल मास कितना, मास तो हम लोग ऐसे ही मेजर कर सकते हैं कि टोटल मास कितना पूरे गैस वाले पार्ट का। तो अगर हम लोग गैस वाले पार्ट का मास मालूम है, गैस वाले पार्ट का हम लोग को जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है वो AMU वाले पार्ट के फॉर्मेट में जो भी चीजें हैं वो मालूम है, तो हम लोग को जैसे है ना कि मान लो कि टोटल मास अगर 100 AMU है और एक मॉलिक्यूल का मास
मान लेते हैं 5 AMU है, तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास 5 AMU है तो दो मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो 10 होगा, 3 का 15 होगा, तो 100 AMU में टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 20 पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो गैस का हम लोग मास कैलकुलेट कर लिया, अगर गैस का मास मालूम है अपने को और हर एक गैसियस पार्टिकल का अगर हम लोग को मॉलिक्यूलर मास मालूम है, तो उस केस में टोटल मास डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास था, अगर उस चीज को हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब इसके बाद इस पार्ट को हम लोग यहाँ से रिलेट कर रहे हैं कि हम लोग जो n वैल्यू कैलकुलेट किए उसको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट करें तो कैसे रिलेट कर पाएंगे, तो वहां से वैल्यू को एसोसिएट किया गया होगा। जैसे अगर मान लो कि n का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 आने पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो 6 पॉइंट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 6.023 इंटू 10⁻23 आया होगा। अगर n का वैल्यू 2 आया होगा, ये ऊपर वाला जो कैलकुलेशन है, अगर ये 2 आया होगा तो वैल्यू हम लोग का 12.046 इंटू 10⁻23 निकल के आया होगा। तो उस कैलकुलेशन से इस मास वाले पार्ट को रिलेट करके हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे होंगे। ये निकालने का एक लॉजिक रहा होगा, ऑल्दो हमको पता नहीं है यही तरीका है, बट ये लॉजिक हमको ठीक दिख रहा है तो इसलिए हम बोल दिए। ठीक है, यस सर। समझ आया कि नहीं समझ में आया, ऊपर से चला गया? सर समझ में आ गया, हमको नहीं लगा था इतना मतलब फेमिलियर होगा, अच्छा, हमको लगा था कुछ बहुत बड़ा सा। नहीं हो सकता है कुछ बड़ा सा ही हो, सबको भी आइडिया नहीं। हमको तो पहली बार पता चल कि कैलकुलेशन यहाँ से हुआ। हमको पता था ये कार्बन से कैलकुलेशन हुआ है सब कुछ, तो कार्बन तो गैसेस फॉर्म है ही नहीं, सॉलिड फॉर्म है, तो ऑल्दो हमको ये पता करने का मतलब सोचा ही नहीं है बेसिकली। तो अगर इसके तरफ से है तो ये लॉजिकल एक हमको रिलेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है हम गलत हो, हम ये नहीं बोल रहे कि सही है, बट हो सकता है ये भी लॉजिक हो, लॉजिकली हमको ठीक दिख रहा है, बट एग्जैक्टली यही हुआ था एक्सपेरिमेंट ये नहीं पता। तो है ना कि अब जैसे एक वैल्यू निकालना है तो उस वैल्यू को निकालने का अपने पास 3 तरीका था, वॉल्यूम एट एसटीपी या फिर मॉलिक्यूलर मास वाला पार्ट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कौन से तरीके से कैलकुलेशन किए, अब जैसे एक दर्जन है, एक डजन इज इक्वल टू 12 होता है, तो ये हम लोग को पता है कि एक डजन इज इक्वल टू 12 होता है। तो किसी का मन किया हो कि बार बार 12 दिख रहा है तो चलो इसको एक बोल देते हैं, एक डजन बोल देते हैं, बार बार 12 क्यों बोल रहा है। तो हो सकता है किसी दूसरे तरह के एक्सपेरिमेंट में ये फिगर आया हो, एक डजन इज इक्वल टू 12 पार्टिकल्स, लेकिन मतलब उसका पार्ट अगर नहीं मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है, कुछ नहीं कर सकते। और कोई डाउट बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग आज यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क कंप्लीट करके आना और बाकी जो चीजें तुम लोग को बोला है उसको एक बार रीड करके आना, केवल पुराने टॉपिक्स, ताकि वो थोड़ा ध्यान रहे। फंक्शनल ग्रुप में भी उस चीज का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आराम से। आज के लिए इतना ही।